नमस्कार, मैं हूं सोनाली नक्शने। RMW प्रेजेंट्स बिजबज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेवलपमेंट ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर जब भी बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट सही मायने में तब होती है जब वहाँ के मूल निवासी या वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने एक घोषणा की कि नानार प्रकल्प जो है वो विदर्भ में ले जाया जाए। ऐसे कई प्रकल्पों की घोषणा होती है, लेकिन सही मायने में उस प्रकल्प का प्रॉफिट या फिर लाभ उस निवासियों को मिल नहीं पाता। नानार प्रकल्प किस तरह से विदर्भ वासियों के लिए कारगर साबित होगा, इसी विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है प्राकृतिक संसाधन विशेषज्ञ प्रदीप माहेश्वरी जी। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजबज़ में। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि नानार प्रकल्प विदर्भ में लेकर आया जाए। कितना फायदेमंद होगा ये प्रकल्प ही विदर्भ में आना, और क्या फिजिबल होगा ये? देखिए, ये प्रकल्प शुरू से ही यदि देखा जाए तो विदर्भ के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है। इस प्रकल्प को विदर्भ में आने से आज विदर्भ के और रत्नागिरी जहाँ नानार है वहाँ का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो विदर्भ इसके लिए हर तरह से उपयुक्त जगह है, जहाँ पर इसकी आवश्यकता के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए और यहाँ पर एक सस्टेनेबल एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट और यहाँ के खेती से लेकर और यहाँ के युवाओं से लेके यहाँ के हर तरह के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए यह प्रकल्प विदर्भ में लाना ज़रूरी है। इसके आने से यहाँ पर काफ़ी विकास होगा। करीब 4 से 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। उस एरिया का पूरा कायाकल्प होगा। और पिछले 25 सालों से 30 सालों से जो विदर्भ आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यह पूर्ण रूप से पुणे एवं मुंबई के समकक्ष होकर सक्षम होगा। ये प्रकल्प आने के बाद में किस तरह से विदर्भ की परिस्थितियाँ बदलेगी? जनरली रिफाइनरीज जहाँ होते हैं वहाँ पर ये प्रकल्प होता है, तो इसके ऊपर क्या विशेष टिप्पणी है आपकी? देखिए, ये रिफाइनरी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर उद्योग धंधे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स को कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उस कच्चे माल को यूज़ करने के लिए पहले से ही चल रही हैं, उन इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उनका एक्सपांशन होगा, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी। और इस तरह की नानार का जो साइज़ है रिफाइनरी का 60 मिलियन टन, यदि ये रिफाइनरी विदर्भ में आती है तो 25,000 छोटे कारखाने आएंगे और करीब 2.5 लाख लोगों को डायरेक्ट कारखानों में काम मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय मंत्री जी गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस सर ने जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का यहाँ पर खड़ा किया है, उसका बहुत बेहतर और पूर्ण क्षमता से इस्तेमाल होगा। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत रत्नागिरी के मुकाबले काफ़ी कम होगी। यहाँ तक कि 3 लाख करोड़ का रत्नागिरी प्रकल्प विदर्भ में यदि आता है तो 2.5 लाख करोड़ के अंदर कार्यान्वित हो जाएगा। आपने कहा कि विदर्भ में ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल होगा, लेकिन उसको लगने वाला जो कच्चा तेल है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो तो समुद्र के रास्ते उधर समुद्र से आएगा। तो ये किस तरह से फिजिबल होगा विदर्भ में? देखिए, इस तरह है कि अभी हमारे देश में कच्चा तेल और पूर्व में जब हमारे देश की रिफाइनरीज़ काफ़ी बड़े उत्पादन को जब निर्यात करती थी, जब हमारे यहाँ से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, उस समय हमारे यहाँ रिफाइनरीज सारी कोस्ट पे, समुद्र तट पे रिफाइनरीज लगी हुई हैं। गुजरात में हल्दिया में और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में सारी रिफाइनरीज समुद्र तट पे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात कम हुआ, हमारे यहाँ इस समय काफ़ी लैंड रिफाइनरीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली के पास 3 रिफाइनरीज़ काम कर रही हैं, इधर भोपाल मध्य प्रदेश के पास एक रिफाइनरी काम कर रही है। ये सारी रिफाइनरी अपना कच्चा तेल समुद्र में विदेश से लाती हैं समुद्र तट पर, और वहाँ से क्रूड पाइपलाइन के द्वारा वह तेल रिफाइनरी तक पहुँचता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे के साथ साथ क्रूड पाइपलाइन को डाला जाएगा और उस एक्सप्रेसवे के साथ वो क्रूड पाइपलाइन से क्रूड लाया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे लगने वाले पेट्रोलियम उत्पाद रेल से खापरी आते हैं, रेल और रोड से परिवहन होता है, वह परिवहन की कॉस्ट काफ़ी बचत होगी उसमें जब वो क्रूड कच्चे तेल को पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। और होने वाली बचत का सीधा फ़ायदा यहाँ पर लगने वाली इंडस्ट्रीज, यहाँ की जनता जो सस्ता डीजल, पेट्रोल और गैस उनको सस्ती मिलेगी, उसके रूप में यहाँ की जनता को एक बहुत बड़ी रिलीफ के रूप में वो आप देख सकते हैं।
जी, आपने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा इसके ऊपर बात करी है। जब कार्गो और मिहान आने वाला था उस वक्त भी ये सारी चर्चाएं हो रही थी कि बहुत यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बहुत सारी परिस्थितियाँ विदर्भ की बदलेगी, लेकिन अब साल गुजर गए हैं और मिहान और कार्गो का प्रोजेक्ट है इसी तरह से होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद में भी किस तरह से ये फायदेमंद हो पाएगा विदर्भ के लिए? देखिए, विदर्भ का एक बहुत सारी विदर्भ की हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनका अभी तक हम लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इस प्रकल्प के आने से हमारी सारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए इस प्रकल्प की हमने परिकल्पना की है। हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारी सेंट्रल लोकेशन। हमारे यहाँ जो अभी 400 किलोमीटर का हमारा जो एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 30 सीमेंट प्लांट्स हैं। हमारे पास इंडोरामा सरी का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल प्रकल्प है जो टेक्सटाइल के लिए बहुत सारा पॉलिएस्टर बनाने के लिए कच्चे माल को तैयार करता है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो रिफाइनरी से बनते हैं। वो रिफाइनरी से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर आएगा और उन इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन बनेगा उससे बहुत सारा एक्सपोर्ट यहाँ से होगा। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मिहान में जाएंगे जो कि SEZ है, और मिहान में इन सब यूनिट को जब कच्चा माल बाजू में मिलेगा तो मिहान में उनकी व्यावहारिकता, उनकी वाइबिलिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से मिहान पूरा ऑक्यूपाई होगा। और मिहान ऑक्यूपाई होने के साथ साथ यहाँ पर जो रिफाइनरी से कच्चा तेल प्रोसेस होने के बाद में ATF और एयर टर्बाइन फ्यूल यहाँ पर बहुत सारा निकलेगा जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी विदेशी एयरलाइंस यहाँ पर आएंगी, बहुत सारी विदेशी एयरलाइन यहाँ पर अपना प्लेन लैंड करेंगी, यहाँ से टेक ऑफ करेंगी। कुछ माल आएगा, कुछ माल जाएगा। बहुत बड़ा जो कार्गो हब की परिकल्पना गडकरी साहब ने आज 25 साल 30 साल पहले की थी वो साकार होगी। यहाँ पे हवाई जहाज को लगने वाला तेल सस्ता मिलने से इंटरनेशनल एयरलाइंस का आना जाना बढ़ेगा। नाइट पार्किंग यहाँ पे बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा जो उद्योगों को लगने वाला बहुत बड़ा कच्चे माल का और बहुत सारे जो टेक्निकल बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो फॉरेन से आएंगे और बहुत सारे जाएंगे, उस व्यापार के बढ़ने से मिहान का सफल होना 100% श्योर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक औद्योगिक क्रांति आएगी जिसकी वजह से हमारे विदर्भ का जो 25-30 साल का एक रोजगार बैकलॉग बोलिए, फाइनेंशियल बैकलॉग बोलिए, सारा बैकलॉग दूर होगा। बिल्कुल, मैं उसी पर आना चाह रही थी क्योंकि औद्योगिक जब भी क्रांति होती है तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये प्रोजेक्ट किस तरह से यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर साबित होगा, साथ ही साथ किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यह प्रकल्प आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के लोकल लोगों को ही होगा। यहाँ तक कि प्रकल्प की परिकल्पना एक बार मंजूर होने के बाद यहाँ पर जब इस प्रकल्प का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, उस कंस्ट्रक्शन में भी लगने वाला जितना भी मटेरियल है हमारे पास विदर्भ में आज सारी क्षमता है। हमारे यहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है, स्टील का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ VNIT, IIM सरी के इंस्टीट्यूट्स हैं, IITI पॉलीटेक्निक सरी के हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग के तहत हम यहाँ के बच्चों को ट्रेन करके इस रिफाइनरी में रोजगार दे सकते हैं। जो यहाँ पे लोकल रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, लोकल रोजगार काफ़ी बड़े पैमाने पे जनरेट होगा। और इसके साथ हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंटेड बच्चों को यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पूना, बम्बई बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उनको यहीं रोजगार मिलेगा, वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपना जीवन प्लान कर सकते हैं। इस रिफाइनरी के आने से इस तरह के बहुत सारी ये होगी। और जो जॉब्स लोकल लोगों को मिलने की बात है और यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। LIT सरी का एक इंस्टीट्यूट है नागपुर में जो पेट्रोकेमिकल एक जिनकी ब्रांच है स्टडी में, जिनके बच्चे आज कई सालों से विदेशों में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर इंटरप्रेन्योर बन के लौट सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट होगी। इस तरह से ये जो प्रकल्प है एक टर्न अराउंड प्रकल्प है, हर तरह से विदर्भ की एक स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने वाला प्रकल्प है। और इस प्रकल्प के आने से हमारे जो भी हमारे नेता आदरणीय श्री गडकरी जी ने जो भी सपने देखे हैं इसके लिए, उनका देखा जाए तो अपने नागपुर के लिए हमेशा नागपुर के लिए 24 घंटे नागपुर के लिए सोचते हैं। उनके लिए ये प्रकल्प बहुत ज़्यादा अच्छा है। फडणवीस जी जो हमेशा इस एरिया के विकास की बात करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा प्रकल्प है। जो ये प्रकल्प हर तरह से उनकी आकांक्षाओं के तरफ, जनता की आकांक्षाओं के लिए और यहाँ के आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक निर्धारित बहुत अच्छा एक प्रकल्प सिद्ध होगा। देखिए, आपने यहाँ तक पूछा कि इससे किसानों का क्या फ़ायदा होगा। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों की जो हमारे यहाँ स्थिति है उस स्थिति में बदलाव लाना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा एक किसान आत्महत्या के लिए विदर्भ मशहूर है। इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने का सबसे अच्छा उपाय ये रिफाइनरी है। इसमें 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मुद्दा यह है कि
पॉलिएस्टर, एक जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगने वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से आज गुजरात का सूरत शहर जिसकी वजह से जाना जाता है, सूरत आज पूरे देश को कपड़ा पहनाता है, उस सूरत की जो तरक्की है उसका पॉलिएस्टर का बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक रिफाइनरी बाय प्रोडक्ट है, रिफाइनरी से निकलने वाला, रिफाइनरी से बनने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा। वो पॉलिएस्टर के आने से भी है उसके एक प्रोजेक्ट के पॉलिएस्टर के आने से हमारे कॉटन को बहुत बल मिलेगा। हमारे कॉटन के साथ जब पॉलिएस्टर का ब्लेंडिंग होगा तो बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के वस्त्र निर्माण करने वाली टेक्सटाइल कंपनीज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आएंगी। और हमारा विदर्भ रीजन ऑलरेडी अमरावती में 12 से 15 बड़ी टेक्सटाइल मिल वहाँ चल रही हैं। उन लोगों को पॉलिएस्टर मिलने से वो काफ़ी विकास करेंगे, किसानों को कपास का अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरा किसानों का फायदा इसमें यह है कि हमारे यहाँ 3 बड़ी नदियाँ पैनगंगा, वैनगंगा और कन्हान, उनके तट पर बहुत बड़ा गन्ने का उत्पादन होगा, क्योंकि 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऑलरेडी दे दी है। यहाँ पर रिफाइनरी लगने से एथेनॉल की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए किसान काफ़ी बड़े स्केल पे गन्ना लगाएंगे। गन्ना लगाने से शुगर मिल्स, उससे लगने वाले प्रोडक्ट और एथेनॉल, तीनों के आने से किसानों की आमदनी काफ़ी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि हम जो व्हीकल, हमारे जो गाड़ियों में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक हिस्सा यहाँ पर एरंडी का तेल जिसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल, वो उसमें मिलाने के लिए लगता है। तो हमारे किसानों को एक नया उत्पाद, एक नई फसल मिलेगी जिसका नाम है कैस्टर। वो कैस्टर का उत्पादन करके वो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को देंगे, वहाँ से भी उनको काफ़ी अच्छी आमदनी मिलेगी। दूसरी बात, हर छोटे किसान को एक फिक्स इनकम के हिसाब से इस रिफाइनरी में रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें किसान के यदि 2 बच्चे हैं और एक बच्चा इस रिफाइनरी से किसी भी तरह से जुड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उनको एक फिक्स आमदनी होगी, जिससे हमारे आत्महत्या का जो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है वो पूर्णतः हमेशा के लिए खत्म होगा। बिल्कुल, बहुत आशावादी हैं हम इस प्रोजेक्ट्स के साथ में। आप प्राकृतिक संसाधन विशेषज्ञ हैं, तो बतौर इस प्रोजेक्ट को हम बहुत आशावाद से देखते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे इसे बहुत सहजता से समझना चाहे नानार प्रकल्प को, तो कुछ चंद लाइनों में किस तरह से समझाना चाहेंगे आम जनता को? देखिए, नानार प्रकल्प एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है और नानार प्रकल्प को निर्धारित करते समय बहुत सारी चीज़ों को नकार दिया गया है। उस समय नानार प्रकल्प की तुलना विदर्भ से करने का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है और नानार में उस प्रकल्प को डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ की जनता ने इसका विरोध बहुत सारे कारणों से किया है कि नानार में हापुस आम, झींगा, काजू और वहाँ के युवाओं के लिए पहले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। नानार के यदि आप एक तरफ देखेंगे तो गोवा है, क्या बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दूसरी तरफ देखेंगे तो बम्बई है, तीसरी तरफ पुणे है और चौथी तरफ समुद्र है। यदि आप ये चारों चीज़ों को देखें तो नानार की परिस्थिति और विदर्भ की परिस्थिति में बहुत फ़र्क है। यहाँ युवाओं को अपॉर्चुनिटी चाहिए, वहाँ युवाओं को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, कोकन में टूरिज्म की बहुत अपार संभावनाएं हैं, या प्राकृतिक सुंदरता इतनी है, वहाँ पर इतने लंबे लंबे बीच हैं कि वहाँ पर थोड़ा सरकार ध्यान देकर यदि वहाँ टूरिज्म को डेवलप करती है तो रिफाइनरी से जो होने वाला फ़ायदा कोकन को था वो फ़ायदा और ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि बम्बई, जहाँ पर लोगों की क्रय करने की, यहाँ लोगों की खर्च करने की क्षमता काफ़ी है, वो इस टूरिज्म डेस्टिनेशन को, कोकन को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। विदर्भ को उद्योग की ज़रूरत है, उन्हें वहाँ पर टूरिज्म की ज़रूरत है। इस तरह से ये प्रकल्प विदर्भ शिफ्ट होना जरूरी। क्या बात है, बहुत आशावादी हम इस प्रकल्प के साथ में, इस प्रोजेक्ट के साथ में बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। विदर्भ का सही मायने में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उनकी क्षमताओं का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, शायद इसी विषय पर ये और चर्चाएं आगे बढ़ सकती है, लेकिन समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और मुझे यहाँ पर इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए और नानार प्रकल्प पे जो आपने प्रकाश डाला है वो आम लोगों के लिए बहुत ही सहायकारी होगा और इससे मुझे लगता है बहुत ज्ञान में वृद्धि होगी। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज हमने बिजबस में चर्चा की नानार प्रकल्प पर, प्रदीप जी हमारे साथ थे। ऐसे ही अनेक विषयों पर हम चर्चा करते हैं RMW प्रेजेंट्स बिजबस इस कार्यक्रम में। तो RMW के पेज पर जाकर आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।